साथी मार खाकर जमीन पर निढाल पड़े हुए होते हैं। जैसे तैसे कर अब्बू लुलू अपने पैरों पर खड़े होकर अनमोल को ललकारते हुए कहता है, बहुत खुश हो रहे हो ना तुम अनमोल, ये समझ करके मैं हार गया। पर तू जानता नहीं कि अब्बू लुलू वो बला है जो अपने शिकार को खत्म किए बिना चैन से नहीं बैठता। अब्बू लुलू की धमकी सुनकर वहां खड़े गांव वालों में से एक व्यक्ति गुस्से से कहता है, पहले तो हमारे गांव वालों के घर पर हमला करता है और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। इतना कहकर वो अब्बू लुलू की ओर गुस्से से बढ़ता है उसे मारने के लिए। तभी नरेश उस व्यक्ति को रोकते हुए कहता है, रुक जा बंसी, तू अपने हाथ मत खराब कर, अब जो करेगी पुलिस करेगी। बंसी अपने गुस्से को काबू कर वहीं रुक जाता है और कहता है, ठीक है नरेश भैया, आप कहते हैं तो रुक जाता हूँ, पर जब तक किशन चाचा थानेदार को यहाँ ले नहीं आते तब तक इन तीनों के हाथ पैर बांधकर कमरे में बंद कर देते हैं। बंसी की बात सुनकर नरेश उसे कहता है, सही कहा बंसी तूने। बिट्टू, जल्दी मेरे कमरे में रस्सी के टुकड़े पड़े हुए हैं, उन्हें तुरंत जाकर लेकर आ। अपने पिता की बात सुनकर बिट्टू तुरंत ही कमरे में जाते हुए कहता है, अभी लाया बापू, बस अभी लाया। तुरंत ही बिट्टू कमरे से रस्सी के टुकड़े लाकर अपने माता पिता को थमाते हुए कहता है, लीजिए बापू और बांध दीजिए इन तीनों को और बंद कर दीजिए इन्हें। सुलेखा और नरेश उन तीनों के हाथ बांध ही रहे होते हैं कि तभी पास खड़े अनमोल को किशन का कॉल आता है और वो फोन पर उसे कहता है, हेलो अनमोल बाबू, हम बस रास्ते में ही हैं, बस कुछ ही पल में हम दरोगा साहब को लेकर बिट्टू के घर पहुंच रहे हैं। जवाब में अनमोल किशन से कहता है, ठीक है किशन चाचा, आप जल्दी आइए, हम सब आपका यहाँ इंतजार कर रहे हैं। किशन का फोन रखकर अनमोल वहां खड़े गांव वालों से कहने लगता है, चलो भाई लोग, पुलिस अब आ रही है, कुछ देर में इन तीनों को यहाँ से ले जाएगी। आप लोग यहाँ आए उसके लिए धन्यवाद। आप सभी लोग अपने अपने घर चली जाइए। अनमोल की विनती सुनकर एक एक कर गांव के लोग बिट्टू के घर से जाने लगते हैं। कुछ ही देर में गांव के सभी लोग बिट्टू के घर से चले जाते हैं। तभी जोया अपने हाथ मलते हुए धीमे से अपने आप से कहती है, पुलिस के आने से पहले मुझे इस अब्बू लुलू के बच्चे से पुराना हिसाब चुकता करना होगा। जोया की बात अनमोल के कानों तक पहुंच जाती है। तभी अनमोल जोया से पूछता है, कौन से हिसाब की बात कर रही है तू? हिचकिचाहट में जोया अनमोल से कहती है, मैं अब्बू लुलू को धोना चाहती हूँ। याद है वो दिन उसने तुझे मारा था और जब मैंने कहा था इस टुंडे से कि इसका हिसाब मैं चुकता करके रहूंगी। जोया की बात सुनकर अनमोल कहता है, पागलों के साथ पागल नहीं बना करते, समझी? कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, पुलिस आती ही होगी, चुपचाप बैठ। अनमोल की बात सुनकर जोया अपने मन में कहती है, ये हरीशचंद्र मुझे अपना हिसाब नहीं लेने देगा, पर मैं भी इस अब्बू लुलू को आज नहीं छोड़ूंगी। तभी जोया की नजर सुलेखा पर जाती है, जहां वो अपने हाथ में एक रस्सी का टुकड़ा लिए खड़ी हुई होती है। ऐसे सुलेखा को वहां खड़ा हुआ देख जोया उसे पूछती है, क्या हुआ सुलेखा चाची, ये रस्सी का टुकड़ा लिए ऐसे क्यों खड़ी हो? सुलेखा विशाल और अल्ताफ को दिखाते हुए कहती है, इन दोनों को तो मैंने कसकर बांध दिया है जोया, पर इस आदमी का तो एक हाथ लकड़ी का है, इसका लकड़ी का हाथ देखकर मुझे इसे बांधने का दिल नहीं किया। सुलेखा की बात सुनकर जोया उसकी ओर जाती है और अब्बू लुलू के हाथ बांधते हुए कहती है, आपके सीने में इंसान का दिल है सुलेखा चाची, इसीलिए आपको इसे बांधने का दिल नहीं किया। और ये जो इंसान है, इसके सीने में इंसान का दिल नहीं है। इसके साथियों को तो आपने कसकर बांध दिया ना, पर इसकी ज्यादा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। बस इसे एक घीटी मारकर बांधने की जरूरत है। काफी कमजोर है ये। जो लोग कमजोर होते हैं वो बस अपनी जबान चलाना जानते हैं। इतने में जोया अब्बू लुलू के हाथ बांध देती है और सुलेखा से कहती है, चलिए चाची, तीनों चिरकुटों को तो हमने बांध दिया, इन्हें कमरे में फेंक आते हैं। गुस्से में तिलमिलाया अब्बू लुलू जोया को घूर कर देखने लगता है। तभी अल्ताफ जोया से कहता है, इतनी बेइज्जती अब्बू भाई की आज तक किसी ने नहीं की है। आज की बेइज्जती के लिए मेरे पास तो अभी अल्फाज भी नहीं है। तभी अब्बू लुलू अपनी हालत देखकर अपनी आंखें नम कर लेता है और प्रतिशोध में आते हुए जोया से कहता है, बहुत तकलीफ दी है तूने और तेरे साथियों ने मुझे जोया। जो आज मुझे ये नासूर जख्म मिला है वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। ये जख्म तब तक नहीं मिटेगा जब तक कि तुम दोनों को खत्म नहीं कर देता मैं। अपने चेहरे पर एक धीमी मुस्कान लिए जोया अब्बू लुलू से कहती है, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब भी इतना होने के बाद तू हमें मारने की सोच रहा है। इतनी कोशिशें की तूने हमें मारने की, पर याद रख, बुराई का अंजाम सिर्फ बुरा ही होता है। तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। तभी जोया नरेश और सुलेखा के साथ अब्बू लुलू और उसके साथियों को कमरे की ओर ले जाने लगती है। तभी बिट्टू जोया के पास आकर उसे कहता है,
चलिए जोया दीदी, अब हम पुलिस का इंतजार करते हैं। इन लोगों को मेरे माँ बाप कमरे में बंद कर देंगे। अनमोल की ओर देखते हुए जोया धीमे से बिट्टू से कहती है, एक पुराना हिसाब चुकता करना है मुझे इस टुंडे से। सुलेखा चाची, आप अनमोल को कुछ देर उलझा कर रखिए, तब तक मैं अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेती हूँ इस अबू लुलू से। तुरंत ही सुलेखा अनमोल की ओर जाते हुए कहती है, अरे अनमोल बाबू, अंदर आपका वो पत्थर ऐसे ही पड़ा है, चलिए उसे अच्छे से उठाकर अपने पास रख लीजिए। सुलेखा आंगन से होते हुए घर के अंदर की ओर जाती है, जिसके पीछे पीछे अनमोल भी चला जाता है। जैसे ही अनमोल सुलेखा के साथ चला जाता है, बिट्टू जोया को आंख मारता है। मुस्कुराते हुए जोया तुरंत ही नरेश और बिट्टू के साथ कमरे में दाखिल हो जाती है। जैसे ही कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है, बिट्टू जोया से पूछता है, कौन सा हिसाब चुकता करना है दीदी आपको इससे? जोया अब्बू लुलू की आंखों में आंखें डालकर उसे याद दिलाते हुए कहती है, याद है वो दिन जब तूने अनमोल को बड़ी बेरहमी से पीटा था, और तब मैंने तुमसे कहा था कि एक ना एक दिन मैं तुझसे सूद समेत इसका हिसाब लेकर ही रहूंगी। आज ही वो दिन है जिसका हिसाब मैं आज चुकता करने वाली हूँ तुझसे। अपना सर हिलाते हुए अब्बू लुलू जोया से कहता है, ऐसे ही तूने मेरी आज काफी बेइज्जती कर दी है जोया। खबरदार, जो तूने मुझे हाथ भी लगाया, तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे और तकलीफ मत दे, वैसे ही तूने मुझे आज अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया है। मुस्कुराते हुए जोया अब्बू लुलू से कहती है, तो ऐसी हरकतें करता ही क्यों है जिसकी वजह से तुझे बेइज्जत होना पड़ता है? गलती कर मार और तकलीफ सह मार। इतना कहकर जोया अब्बू लुलू को जोर से एक तमाचा जड़ देती है। उस तमाचे के खाते ही अब्बू लुलू के साथी हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। अब्बू लुलू का लाल चेहरा देखकर बिट्टू जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, वंस मोर जोया दीदी। तभी जोया लगातार अब्बू लुलू को तमाचे जड़ देती है और कहती है, ये तमाचे तुझे हमेशा याद दिलाएंगे कि तेरा पाला किससे पड़ा था। उसी वक्त अब्बू लुलू को धक्का देकर जोया बिट्टू और नरेश के साथ उस कमरे से बाहर निकल आती है और कमरे को ताला डाल देती है। दरवाजा बंद कर जोया अनमोल के पास जाकर खड़ी हो जाती है, जहां वो एक बैग में अर्थशास्त्र को लिए पुलिस के आने का इंतजार कर रहा होता है। देखते ही देख किशन चाचा कुछ पुलिस कर्मियों के साथ वहां पहुंच जाते हैं और अनमोल से कहते हैं, ये देखो अनमोल, मैं ले आया दरोगा साहब को। अनमोल पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी पर लगे बैच पर नाम पढ़ते हुए कहता है, इंस्पेक्टर दशरथ, मेरा नाम अनमोल है और अंदर जिन लोगों को हमने पकड़ कर रखा है वो हैदराबाद के कुख्यात गुंडे हैं। अनमोल की बात सुनकर इंस्पेक्टर भरत उससे पूछते हैं, कौन है वो गुंडे और क्यों मारना चाहता था तुम्हें? मुझे किशन ने सब कुछ बताया है, मुझे सब डिटेल में बताओ। अनमोल इंस्पेक्टर भरत से कहता है, मेरा एक एंटीक है भरत सर, उसी नायाब एंटीक को पाने की चाह में ये अब्बू लुलू और उसके साथी मुझे मारना चाहते थे। अब्बू लुलू का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर भरत चौंकते हुए कहता है, क्या अंदर जिस गुंडे को तुम लोगों ने बंद करके रखा है वो हैदराबाद का अब्बू लुलू है, असगर का साथी? अपना सर हिलाते हुए अनमोल इंस्पेक्टर से कहता है, जी हाँ सर, ये वही अब्बू लुलू है। इंस्पेक्टर अनमोल के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, उस गुंडे को पकड़कर तुम लोगों ने काफी बड़ा काम किया है। देश की हर पुलिस चौकी का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है ये अब्बू लुलू और इसका बॉस असगर। जल्द ही मुझे बताओ कहाँ बंद करके रखा है उसे। तभी जोया इंस्पेक्टर से कहती है, हमने अब्बू लुलू और उसके साथियों को अंदर के कमरे में बंद करके रखा है। चलिए इंस्पेक्टर, मैं आपको वो रूम तक ले चलती हूँ। इतना कहकर जोया पुलिस कर्मियों को अब्बू लुलू के कमरे की ओर ले जाती है। जोया उस कमरे के बाहर आकर जैसे ही ताला खोलती है, इंस्पेक्टर के साथ 3 हवलदार रूम में घुस जाते हैं और अब्बू लुलू और उसके साथियों को पकड़कर बाहर लाते हैं। रूम के बाहर आकर इंस्पेक्टर अब्बू लुलू को ले जाते हुए अनमोल से कहता है, अच्छा किया जो तुम लोगों ने इनके हाथ बांध दिए। तुम लोगों ने अपना काम कर दिया, अब आगे का काम पुलिस कर लेगी। इंस्पेक्टर के साथ जाते हुए अब्बू लुलू जोया और अनमोल को घूरते हुए देखता है और कहता है, जा रहा हूं मैं, पर ये मत समझना कि लौटूंगा नहीं। वादा करता हूँ लौटूंगा जरूर। अभी कहानी खत्म नहीं, शुरू हुई है जोया और अनमोल। अब्बू लुलू अनमोल और जोया को धमकी दे ही रहा होता है, तभी इंस्पेक्टर भरत उसे खींचते हुए बिट्टू के घर से ले जाता है। क्या अब्बू लुलू वापस लौटकर निभाएगा अपना वादा? उस अर्थशास्त्र के साथ अब क्या करेगा अनमोल? कहां ले जाएगी अनमोल को उसकी तकदीर? जानने के लिए सुनते रहिए आईना, सच और झूठ का, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
हैदराबाद। दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। हैदराबाद में रात के 12 बज रहे थे। सलीम अपने आलीशान फ्लैट के बड़े से बिस्तर पर सोने जा ही रहा होता है, पर तभी सलीम के फोन की घंटी बज उठती है। सलीम अपने कुर्ते के जेब से फोन निकालकर उसमें देखते हुए कहता है, इतनी रात गए ये रेड्डी मुझे कॉल क्यों कर रहा है? जरूर कोई बात है। तुरंत ही सलीम फोन रिसीव करता है। फोन रिसीव करते ही रेड्डी उसे कहता है, हेलो सर, सॉरी इतनी रात गए आपको डिस्टर्ब करना पड़ा। जवाब में सलीम ने रेड्डी से कहा, इतनी रात गए कॉल किया है तो इसका मतलब कोई बड़ी खबर देने के लिए ही कॉल किया होगा। कहो रेड्डी, आखिर बात क्या है? तभी रेड्डी फोन पर सलीम से कहता है, बात ये है सर, जिस अब्बू लुलू ने आप पर और आपके दोस्त पर हमला किया था वो बिहार में पकड़ा गया है। रेड्डी की बात सुनकर सलीम चौंक उठता है और उसे कहता है, क्या अब्बू लुलू पकड़ा गया, वो भी बिहार में? उसी वक्त रेड्डी सलीम से एक हैरान कर देने वाली बात कहता है, हाँ सर बिहार में, और वो जो आपका फ्रेंड है अनमोल, उसके पास कोई एंटीक है, बस उसी को पाने के चक्कर में वो पकड़ा गया। बिहार पुलिस ने हमें अभी सारी डिटेल्स भेजी है इस केस की। जल्द ही वहाँ का पुलिस प्रशासन हमें अब्बू लुलू को हैंड ओवर भी कर देगा। बस यही खबर देने के लिए मैंने आपको कॉल किया था रात को। खुश होते हुए सलीम रेड्डी से कहता है, अच्छा किया रेड्डी जो तुमने मुझे फोन करके ये सब बता दिया। मैं अभी अनमोल को कॉल करता हूँ और उससे पूछता हूँ कि वहाँ सब ठीक तो है या नहीं। इतना कहकर सलीम फोन रख देता है। बिट्टू के घर पर जोया और अनमोल एक कमरे में बैठे हुए होते हैं, जहां अनमोल अपने हाथ में अर्थशास्त्र के दोनों हिस्सों को लिए बड़े गौर से देख रहा होता है। उसी वक्त जोया अनमोल से कहती है, इतने प्यार से क्या देख रहा है इस अर्थशास्त्र को? लगता है तुझे इससे प्यार हो गया है। बड़ा खुशकिस्मत है ये पत्थर का टुकड़ा। जोया की ओर देखते हुए अनमोल उसे कहता है, ये कोई मामूली पत्थर का टुकड़ा नहीं है जोया। अगर ये अर्थशास्त्र सही जगह पहुंच जाए और इसका सही इस्तेमाल हो तो ये किसी भी देश का अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। आखिरकार ये असली अर्थशास्त्र का हिस्सा है। उस अर्थशास्त्र को देखते हुए जोया कहती है तो ये इतनी नायाब चीज, पर ये सही जगह तो थोड़ी ना जाने वाली है, जाएगी तो ये असगर के पास ही। अपना सर हिलाते हुए अनमोल जोया से कहता है, नहीं जोया, अब मैं इस अर्थशास्त्र को असगर को नहीं दूंगा। मैं ये अर्थशास्त्र हमारी सरकार को दूंगा ताकि ये इसका सही उपयोग कर सके। इसकी सही जगह वही है। हैरानी से देखते हुए जोया अनमोल से कहती है, तो फिर असगर से तू अपनी जान का सौदा कैसे करेगा? वो तो तेरी जान के पीछे पड़कर ही रहेगा। अपने चेहरे पर मुस्कान लिए अनमोल जोया से कहता है, बहुत सोच लिया अब असगर के बारे में। अपनी जान की हिफाजत के कारण मैं इतनी नायाब चीज उसे दे नहीं सकता जोया। अनमोल की बात सुनकर जोया उसकी ओर जाती है और अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लिए उसे देखने लगती है। तुरंत ही जोया उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये तेरी खूबी है अनमोल, इस सबसे पहले तू अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता है। तेरी जगह कोई और होता तो ये अर्थशास्त्र असगर या किसी को अरबों में बेच देता, पर तूने अपने बारे में नहीं समाज के बारे में सोचा। जोया अनमोल को प्यार से देख रही होती है। अनमोल भी जोया की आंखों में देखने लगता है, पर ठीक उसी वक्त जोया का फोन बज उठता है, जिसमें सलीम का फोन आ रहा होता है। तुरंत ही अनमोल सलीम का फोन उठाकर कहता है, हेलो सलीम भाई, अच्छा हुआ जो आपने मुझे कॉल कर लिया, वरना मैं आपको कॉल करने ही वाला था। एक बड़ी खबर सुनानी है आपको। इतराते हुए सलीम अनमोल से कहता है, अबे पास ही खबर के ताजे कबूतर, तू जो खबर देने वाला है उसकी खबर मुझे पहले ही लग चुकी है। पकड़ा गया ना वो अब्बू लुलू बिहार में। अनमोल सलीम से कहता है, हाँ सलीम भाई, आपकी और नीलम की बदौलत पकड़ा ही गया वो अब्बू लुलू। अगर आपने नीलम को जोया का नंबर नहीं दिया होता तो वो मुझे ये नहीं बता सकती थी कि अब्बू लुलू मेरा पीछा कर रहा है। सलीम अनमोल की बात सुनकर चौंक जाता है और उसे पूछता है, क्या नीलम ने तुझे अब्बू लुलू की जानकारी दी? पर उसे कैसे पता था कि तेरे पीछे वो पड़ा हुआ है? नीलम तेरे घर पर बहुत परेशान लग रही थी और तेरा नंबर मांग रही थी। ये मैंने जोया का नंबर उसे दे दिया तुझसे बात करने के लिए, पर मुझे नहीं पता था कि वो ये जानकारी देने के लिए इतनी परेशान थी। हंसते हुए अनमोल सलीम से कहता है, अरे आप तो सीक्रेट अंडरकवर कॉप हो सलीम भाई, वो बेचारी नीलम को कहाँ पता है कि आप एक पुलिस वाले हो। एक ले देकर तो ये बात मुझे ही पता है। सलीम अनमोल से कहता है, पर तूने मुझे अब्बू लुलू के बारे में इत्तला क्यों नहीं किया? तभी अनमोल गंभीर होते हुए सलीम से कहता है, सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना भाई कि मुझे आपसे बात करने या कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला। पर अब यहाँ सब ठीक है। मैं जल्द ही हैदराबाद पहुँच जाऊंगा अपने साथ अर्थशास्त्र को लेकर, और मैंने फैसला किया है ये अर्थशास्त्र का हिस्सा मैं हमारी सरकार को दे दूंगा ताकि ये उसका
सही इस्तेमाल कर सके। शाबाशी देते हुए सलीम अनमोल से कहता है, बहुत सही सोचा है तूने अनमोल। बस जो भी ट्रेन, बस या फ्लाइट तुझे मिलेंगी, तुरंत ही उसे पकड़कर पहले हैदराबाद चलेगा। उतावला होते हुए अनमोल सलीम से कहता है, हैदराबाद आने के लिए तो मैं भी बेकरार हूँ सलीम भाई। मुझे जैसे ही पहली फ्लाइट या ट्रेन मिलेगी, मैं फौरन हैदराबाद के लिए रवाना हो जाऊंगा। सलीम से बात कर अनमोल फोन रख देता है। तभी पास खड़ी जोया अनमोल से कहती है, मुझे भी जल्द से जल्द हैदराबाद के लिए निकलना है। सलीम भाई से मिलना है, अम्मी से मिलना है, अब्बू से मिलना है। जोया की बेकरारी को देखकर अनमोल उसे कहता है, हाँ भाई ठहर जा, अभी फ्लाइट के टिकट देखता हूँ। जो भी फ्लाइट पहले मिलेगी वो पकड़कर सीधा हम हैदराबाद चले जाएंगे। अनमोल जोया का फोन लेकर फ्लाइट की टिकट्स चेक करता है और कहता है, 2 दिन तक कोई टिकट्स अवेलेबल ही नहीं है बिहार से हैदराबाद के लिए। तभी जोया अनमोल से कहती है, फ्लाइट की टिकट नहीं है तो बस की देख ले, ट्रेन की देख ले, पर कल ही मुझे हैदराबाद के लिए निकलना है। तुरंत ही अनमोल टिकट्स चेक कर जोया से कहता है, ट्रेन की टिकट्स भी वेटिंग लिस्ट पर है याद, पर कल शाम 5 बजे की बस है बिहार शरीफ जंक्शन से हैदराबाद के लिए। अनमोल की बात सुनकर जोया उसे कहती है, पहले टिकट बुक कर ले, और मैं अभी सुलेखा चाची के पास जा रही हूँ सोने के लिए। तू बिट्टू और नरेश चाचा के साथ उनके कमरे में जाकर सो जा। इतना कहकर जोया सोने के लिए सुलेखा के कमरे की ओर चली जाती है। अतमल गोला गांव के पुलिस थाने में अब्बू लुलू और उसके साथियों को इंस्पेक्टर भरत उन्हें लॉकअप के अंदर डालते हुए कहते हैं, क्या सोचा था तूने अब्बू लुलू? ये तेरा हैदराबाद है जो तू अपनी मनमानी करते फिरेगा? अक्कल ठिकाने लगा दी ना गांव वालों ने तेरी, और अभी तुझे बहुत कुछ देखना बाकी है बिहार के जेलों में। तुझे हैदराबाद ट्रांसफर करने में कई महीने बीत जाएंगे पुलिस को। तब तक तुझे और तेरे साथियों को यहाँ आटे दाल का भाव पता चल ही जाएगा। वो क्या कहते हैं, अच्छे से मेजबानी करेंगे हम तेरी यहाँ। लॉकअप का दरवाजा बंद कर इंस्पेक्टर भरत वहां से चले जाते हैं। इंस्पेक्टर भरत के वहां से जाने के बाद विशाल अब्बू लुलू से कहता है, ना बुरा हो गया भाई हमारे साथ, और ऊपर से ये इंस्पेक्टर और डराकर चला गया हमें। मुझे तो काफी डर लग रहा है भाई। अब सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया। विशाल की बात सुनकर अल्ताफ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अल्ताफ को रोता हुआ देख विशाल भी रो पड़ता है और कहता है, आज का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। हमारी बेइज्जती जो हुई सो हुई, पर आपकी बेइज्जती मेरे जहन से जा ही नहीं रही। जहां विशाल और अल्ताफ फूट फूट कर रो रहे होते हैं, वहीं अब्बू लुलू अपनी शैतानी हंसी हंसने लगता है। अब्बू लुलू को हंसता हुआ देख अल्ताफ और विशाल दंग रह जाते हैं और उससे पूछते हैं, इतना सब हो गया भाई और आप हो के हंस रहे हो? तभी अल्ताफ विशाल से कहता है, लगता है भाई को गहरा सदमा पहुंचा है, इसीलिए अपने होश और हवास खो बैठे हैं। तुरंत ही अपनी हंसी को रोककर अब्बू लुलू तैश में आकर अल्ताफ का गला पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, कोई सदमा नहीं लगा है मुझे। इतना भी कमजोर नहीं है अब्बू लुलू कि हालात के आगे हथियार डाल दे। मेरे अब्बा हमेशा एक बात कहा करते थे कि जब इंसान का बुरा वक्त चल रहा हो तो उसे होश और हवास में काम लेना चाहिए। बस आज अब्बा की यही बात अमल पर लाने का वक्त है। ये वक्त मातम मनाने का नहीं है, दिमाग से काम लेने का है। एक बार यहाँ से सेंट्रल जेल पहुँच जाए तो हमारा जेल से निकल पाना नामुमकिन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमें जो कुछ भी करना है सेंट्रल जेल पहुँचने से पहले ही करना होगा और यहाँ से निकलना होगा। बस एक बार यहाँ से निकल जाऊं, कसम पैदा करने वाले की, उस अनमोल और जोया को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब्बू लुलू की बात सुनकर विशाल और अल्ताफ काफी गंभीर हो जाते हैं। तभी विशाल अब्बू लुलू से पूछता है, पर भाई हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? और अगर निकल भी गए तो असगर भाई से हम बचेंगे कैसे? क्योंकि असगर भाई का तो काम हमने किया ही नहीं। जवाब में अब्बू लुलू विशाल से कहता है, सबसे पहले बिहार की पुलिस को मुझे यहाँ से चकमा देकर निकल